हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं आपका जीएस मेंटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशन चैनल वाई फाई स्टडी विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। चलिए, तो शाम के 7 बजे सो जरा सा आज फिर से वही सारे जो आपने पढ़ रखे हैं अब तक हिस्ट्री का रिवीजन करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था हिस्ट्री और पॉलिटी 2 दिन का रिवीजन करेंगे। तो आज देखते हैं कि क्या होगा। बाबा के पिटारे में हिस्ट्री का या पॉलिटी का जो भी हो, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर पढ़ते रहेंगे, रिवीजन कब करेंगे? तो बीच बीच में रिवीजन क्लास भी लाएं ताकि आपको लगे कि सर बिल्कुल हमारा भी रिवीजन चल रहा है। और ये है आपकी वाईफाई टीम, जो चैंपियन टीम, जो आपको बिल्कुल आपके मुकाम तक पहुंचाएगी। चाहे बैंकिंग की तैयारी करते हो, चाहे रेलवे की तैयारी करते हो, या एसएससी की तैयारी करते हो, या डीआरडीओ की तैयारी करते हो, सर अपनी तैयारी को एक नया मुकाम तक पहुँचाइए वाईफाई टीम के साथ, चैंपियन टीम के साथ। इसलिए क्योंकि प्री पास करेंगे, मेंस के लिए कहाँ जाएंगे, तो कंप्लीट पैकेज आपको मिलेगा वाईफाई चैंप, यानी कहाँ पे? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे। क्योंकि रेलवे का भी क्लास चल रहा है हमारा, डीआरडीओ भी शुरू हो गया, क्योंकि हितेश सर और आकाश सर का शुरू हो गया, मैं और कृति मैम बचे हैं। संदीप सर की कहानी जो इंग्लिश पढ़ाएंगे वो मेंस में मिलेंगे, तो बिल्कुल जुड़िए और देखते हैं। सेंटर एंड स्टेट्स कहता है बच्चों, संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा हिस्सा, कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को वर्णन करता है? जैसे ही वित्तीय संबंधों की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है सर, फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल नंबर 280। फाइनेंस कमीशन दिमाग में आता है, आर्टिकल नंबर 280। तो सर पार्ट 9, पार्ट 11, पार्ट 9, पार्ट 10, पार्ट 12 क्या होगा? 280 भी उसी में आएगा, फाइनेंशियल रिलेशन के बीच आएगा। तो वित्तीय संबंध की बात करेंगे, क्या होगा? मैं पढ़ा चुका, मैंने क्या कहा, रिवीजन क्लास है, बिल्कुल गलती मत करना। तो क्या होगा बच्चों? जवाब होगा इसका पार्ट 12। भाग 12 में संविधान का कौन सा भाग? तो भाग 12 केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन करता है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293 संघ और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों से संबंधित है। गॉट इट? समझ में आ गया? चलिए आर्टिकल नंबर 2 कहता है सर, एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है? दूसरी अनुसूची, 10वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची। ये ऐसा कानून है जो एग्जामिनर को बहुत प्यारा है, एग्जामिनर को बहुत प्यारा है, इसीलिए तो ये बार बार पूछा जाता है। तो दल बदल कानून जैसे बात करते हैं सर, आर्टिकल नंबर आपके दिमाग में आता होगा 10, कर दें बस? बिल्कुल सर, 1985 में 1985 में 52nd अमेंडमेंट से प्रधानमंत्री राजीव गांधी के समय दल बदल कानून लाया गया था। दूसरी अनुसूची की बात करेंगे, जिसमें हम बात करते हैं वेतन और सैलरी की। तीसरी की बात करें तो शपथ की, और चौथी की बात करें तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये आपके, और याद करिए, मैंने आपको पढ़ा रखा है बिल्कुल ट्रिक के जरिए। ओल्ड टीयर पीएम याद आ गया? टीयर 4 ओल्ड पीएम बिल्कुल याद करिएगा, रिवीजन करिएगा। तो 1985 में संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था, जो मैंने कहा 52वें संविधान संशोधन ने, ताकि विधायकों को, अब केवल विधायकों मत समझना, लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, तो लेजिस्लेचर से मतलब क्या हो गया कि जो हमारे विधान बनाते हैं, जो कानून का निर्माण करेगा, उसमें संसद भी होगा। संसद में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दैट मीन्स इसीलिए विधायक लिखा हुआ है। तो कई सारे बच्चों के मन में लगेगा सर क्या केवल विधायक पर लागू होगा? नहीं, ठीक है, दल बदल आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है। बच्चों गॉट इट? समझ में आ रहा है? चलिए जरा सा जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सर, कि प्रोविजन फॉर सेटिंग अप अ ट्राइबल एडवाइजरी कमिटी इज अंडर द आदिवासी सलाहकार समिति के स्थापना का प्रावधान किसके अधीन है? संविधान की 5वीं अनुसूची, संविधान की 6ठी अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची या संविधान की 9वीं अनुसूची? क्या होगा?
आदिवासी सलाहकार समिति की स्थापना का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया है? देखो एक चीज समझना, मैंने आपको कितनी बार पढ़ाया है, ये क्वेश्चन तो कतई गलती ना करो, क्योंकि 7वीं और 9वीं तो क्लियर है। 7वीं किससे संबंधित है? 7वीं भाषा से संबंधित है। 7वीं किससे संबंधित है? तो 7वीं है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से संबंधित। तो 5वीं कहता है आदिवासी सलाहकार समिति, और 6ठी कहता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जो ट्राइबल एरिया है वहां के प्रशासन की बात की जाएगी। 9वीं अनुसूची को सबसे पहले 1951 में पहले संवैधानिक संशोधन से ऐड किया गया भूमि सुधार के तहत। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन मेड सो फार? भारत के संविधान में अब तक कितने संवैधानिक संशोधन किए गए हैं? 22, 104, 120, 110। कितने संविधान संशोधन किए गए हैं? 104। बिल की बात करेंगे 124, बिल की बात करेंगे 124 बिल, लेकिन संशोधन की बात करेंगे 104। संशोधन कहां से लिया गया? तो आर्टिकल नंबर 368 अनुच्छेद 368 के तहत साउथ अफ्रीका से 3 प्रकार के संशोधन होंगे। पहला कॉमन वोटिंग, आम जो सब कहते हैं। दूसरा 2/3 वोटिंग, तो कहाँ? लोकसभा प्लस राज्यसभा। तीसरा 2/3 वोटिंग, तो कहाँ? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस देश के आधे राज्यों के विधानसभा, यानी कहते हैं 16 राज्यों के विधानसभा में। 3 प्रकार के संशोधन होते हैं भारत में, ठीक है। देखिए कहता है सर भारतीय संविधान के भाग 20 में, अब देखो संशोधन कहां से लिया गया है, भाग 20 में उल्लेखित है अनुच्छेद 368 संविधान और इसकी प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संसद की शक्तियों से संबंधित है। यह बताता है कि संसद अपने घटक शक्ति के प्रयोग में अनुच्छेद को जोड़ सकती है, हटा सकती है, किसी प्रावधान को रद्द कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं किया जा सकता है। तो कहा सर हटा सकती है, याद करिए आर्टिकल नंबर 19F संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। कहा जोड़ सकती है, बिल्कुल जोड़ सकती है, आर्टिकल नंबर 21A राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया 86th अमेंडमेंट एक्ट से। मूल ढांचा में परिवर्तन किया नहीं ना, हमने घटाया बढ़ाया, जो अनवांटेड चीजें हैं हटा दिया गया, क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, तो 50 सालों में जो लगा संविधान बनाने वालों को उस समय बना दिया, लेकिन अब जो हम लगते हैं अपने अनुसार मोल्ड करते हैं। ऐसे समझिए हमारे पिताजी ने घर बना दिया, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए, नए नए मॉडल आते गए, हमने क्या किया, उस घर को थोड़ा सा चेंज करवाया, कंस्ट्रक्शन थोड़ा चेंज किया। ऐसा थोड़े कि घर को सर उठा के कहीं और शिफ्ट कर दिए, जमीन को, रहे तो इंडिया में ही ना। यानी हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन चेंज किया इसको टाइम टू टाइम। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? आर्टिकल 161, 111, 123 और 72। वीटो पावर की बात आ गई यहाँ। राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यह शक्ति किस अनुच्छेद के तहत लिखी गई है? तो क्या कहेंगे बच्चों? 161, 111, 123, 100 और 72। क्या होगा जल्दी, क्योंकि भैया पॉलिटी के क्वेश्चन बहुत भूमिका निभाते हैं आपके आने वाले पेपर में और छोड़ कर आते हैं। तो राष्ट्रपति बिल को मंजूरी देने से रोक सकते हैं, यानी वीटो पावर की बात कर रहा है, तो 111, 161 की बात करेंगे। तो राज्यपाल गवर्नर के पास अधिकार है माफी देने का, सजा माफ करने का, लेकिन फांसी की सजा को छोड़कर। आर्टिकल 123 राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति को अधिकार है फांसी की सजा को माफ करने का, फांसी की सजा को माफ करने का, ठीक है। आगे देखिए आर्टिकल 161 की बात करेंगे, तो पार्डनिंग पावर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल की क्षमा शक्ति, मैंने बता दिया अभी। अध्यादेश राष्ट्रपति की शक्ति बनाना और राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति अनुच्छेद 72 है। ब्रिटिश ऑफ हाउस कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे?
जयप्रकाश नारायण, दादा भाई नौरोजी, राम मनोहर लोहिया, सरोजनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या होगा कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन होंगे, क्या होगा? तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीयों की बात करें तो क्या होगा? ये दादा भाई नौरोजी। क्या होगा बच्चों? दादा भाई नौरोजी। गॉट इट? क्लियर है यहां तक? कोई कंफ्यूजन मन में अगर हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बताएं सर। बिल्कुल, दादा भाई नौरोजी वाज नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन। तो नौरोजी की बात करें, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय। क्यों चुना गया सर? इनका विचार था कि भारतीयों को ब्रिटिश राजनीतिक संस्थानों में भाग लेना चाहिए। क्यों? इसमें अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम लोग सड़क पर लड़ाई कर रहे हैं, सरकार को जब सरकार हमारे खिलाफ कानून बनाती है तो सरकार से हम पूछें कि भैया क्यों कानून बना रहे हो। किस पार्टी के रूप में ये ज्वाइन किए थे? तो लिबरल पार्टी के रूप में ज्वाइन किए थे। ठीक है। और हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले गैर सफेद यानी अश्वेत सदस्य के रूप में नामित किया गया। केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है? सलाहकार क्षेत्राधिकार, मूल न्यायाधिकार, अपील न्यायिक क्षेत्र या विधि शास्त्र। क्वेश्चन नंबर 7 क्या होगा कि केंद्र और राज्यों के बीच जब विवाद होगा तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति के अंतर्गत आती है, या कह दें हम कि केंद्र और बड़ी कंपनियों के बीच विवाद होगा, या राज्यों और राज्यों के बीच विवाद होगा, तो क्या होगा सर? वो मूल क्षेत्राधिकार है। मूल क्षेत्राधिकार है। सलाहकार क्षेत्राधिकार की बात करेंगे तो राष्ट्रपति को ये सलाह देने के लिए बाध्य है। जब राष्ट्रपति अगर सलाह मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से तो अब क्या कहेंगे? ये सलाह दे सकते हैं। समझ में आ गया? जवाब क्या होगा? मूल न्यायिक क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन नंबर 8 सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? चलिए, अच्छी उपनिषद, मुंडका उपनिषद, गरुड़ उपनिषद या महावाक्य उपनिषद? सत्यमेव जयते आइडियल वर्ड है ना, लिया गया है ये मुंडका उपनिषद से। कहां से लिया गया बच्चों? मुंडका उपनिषद से। सब रिवीजन करो, ये सब क्वेश्चन जितने सारे मैं पढ़ा चुका हूं आपको, ये सब सारे क्वेश्चन मैं पढ़ा चुका हूं, ये कई बार पूछा गया है। सत्यमेव जयते जो आइडियल वर्ड है कहां से लिया गया? मुंडका उपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ मुंडका उपनिषद के एक मंत्र का हिस्सा है। राज्य के राज्यपाल की शपथ या पुष्टि या प्रतिज्ञान कह दे किस अनुच्छेद में दी गई है? 153, 155, 159 या 158? बताइए। राज्य के राज्यपाल की शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद में दी गई है? आर्टिकल 159 ओथ की बात करता है। तो सर अगर शपथ या पुष्टि की बात करेंगे तो राज्यपाल 159 में, राष्ट्रपति 60 में, समझ रहे हो, उपराष्ट्रपति 69 में, 153 से राष्ट्रपति राज्यपाल कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यों का, कार्यकारी प्रमुख होता है राज्यों का। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो भारत के प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो सर भैया एक जब हमेशा समझना कि कार्यकाल इनका फिक्स नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है किनके ऊपर? राष्ट्रपति के ऊपर। लेकिन नॉर्मली कहा जाता है ये 5 साल तक पद पर बने रहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहेंगे निकाल देंगे।
संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 के साथ क्या है, जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। संविधान भी दे दिया और भाग 2 भी दे दिया, क्या होगा? क्या होगा जल्दी? क्या होगा? तो संविधान के अनुच्छेद 5 से बात करें तो पूरे का पूरा समझाते हैं क्या होगा गेम। देखो, ये सिटीजनशिप है, नागरिकता है, नागरिकता है। सर भारत में जो नागरिकता की बात करेंगे तो सिंगल सिटीजनशिप है, आपको पता है, सिंगल सिटीजनशिप है। जो कहां से लिया गया? यूके से लिया गया। समझ रहे हो बात को? सिंगल सिटीजनशिप है, नागरिकता है। अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करूं तो ये लिया गया कहां? यूएसएसआर से लिया गया है। तो सर यूएसएसआर से लिया गया किसके सिफारिश पर? तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर आर्टिकल नंबर 51A, आर्टिकल नंबर 51A पार्ट की बात करें, दिख रहा है ना? हाँ, पार्ट की बात करें तो पार्ट 4A सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर जब लागू किया गया था तब टोटल मौलिक कर्तव्य कितने थे बच्चों? 10 मौलिक कर्तव्य। एट प्रेजेंट कितने हैं? 11 हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया? यूएसए से लिया गया। भाग 3 है, भाग 3 आर्टिकल नंबर 12 से 35। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करें तो ये लिया गया आयरलैंड से। अगर भाग की बात करें तो भाग 4 आर्टिकल नंबर 36 से 51। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल राइट्स में अंतर क्या है कि जहां मौलिक अधिकार हम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं अगर हमारा छीना जाता है तो, लेकिन डीपीएसपीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मौलिक कर्तव्य ये लागू नहीं कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य केवल और केवल भारतीयों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है, याद रखना। मौलिक कर्तव्य विदेशियों के लिए नहीं है। कितने सारे सवाल निकले आपके, कितने सारे सवाल निकल जाएंगे केवल इसी से। और क्वेश्चन बनेगा, और क्वेश्चन बन सकता है। तो डिपेंड करता है सर आपके ऊपर कि आप चीजों को कैसे खंगालते हैं, कैसे निकालते हैं। समझ में आ गया? चलिए आगे देखिए। राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है, या कम से कम सीटों की संख्या क्या होंगी? 40, 50, 60 या 30? What can be the minimum strength of members in the state legislature? राज्य विधानमंडल में सदस्यों की न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है? न्यूनतम ताकत क्या हो सकती है, क्या होगा? What can be the minimum strength of members in the state legislature? राज्य विधानमंडल में सदस्य क्या हो सकता है? चलिए देखिए आगे। 60 होगा। क्या होगा बच्चा? 60 होगा। तो राज्य विधानमंडल में सदस्यों की जो न्यूनतम ताकत है वो कितना है? 60 है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? अरे सर क्या बच्चों वाले सवाल करते हो, मैक्सिमम की बात करेंगे तो 500 होगा। कई बार पूछता है यार, देखो बच्चों वाली सवाल ही पूछता है, बच्चों वाली सवाल ही गलती करके आते हैं हम, और इतने बार पढ़ चुके हैं फिर भी गलती करते हैं। कारण क्या है ना कि बच्चों आपको इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इसलिए आप कंफ्यूज करते हो। कभी साइंस पढ़ते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी परेशान करता है, पॉलिटी पढ़ते हैं तो मैथ परेशान करता है, मैथ पढ़ते हैं तो रीजनिंग परेशान करता है। इसलिए कहावत है जीएस में कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, दिन पढ़ो तो रात सफ़ा, रात पढ़ो तो दिन सफ़ा। लेकिन करें तो क्या करें, नौकरी जो लेनी है नहीं। तो कहता है सर कि विधानसभाओं को विधान असेंबली के रूप में भी जाना जाता है,
भारत के राज्यों में राज्य विधानमंडल के निचले सदन है, यानी निचला सदन है, और एक विधानसभा के सदस्य विशेष राज्य के लोगों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होते हैं। भैया जो विधायक है वही राज्य की जनता तो चुनेगी, क्योंकि वे सीधे उस राज्य के सभी वयस्क नागरिकों के निर्वाचक मंडल द्वारा चुने जाते हैं। तो भारत के संविधान में उल्लेखित इसका अधिकतम आकार 500 से अधिक सदस्यों और 60 से कम नहीं होगा। तो सबसे ज्यादा कहाँ? यूपी में 403+1 इलाहाबाद आरओ के पेपर में पूछा गया। तो क्या ये इलेक्टेड है और ये नॉमिनेटेड, जो राज्यपाल नॉमिनेट करता है। सबसे कम कहाँ? गोवा में 40, सिक्किम और पुडुचेरी 32 और 30, यही शायद है 30 या 32 ऐसे ये कुछ है, लेकिन दोनों में 40 से कम है, दोनों में 40 से कम है। निम्नलिखित में से कौन सा लेखन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का गारंटर है? मैंडमस, हैबियस कॉर्पस, क्यो वारंटो या सेक्टुअररी? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात करेंगे तो हैबियस कॉर्पस। क्या होगा ये? हैबियस कॉर्पस। यानी सर हैबियस कॉर्पस कहता क्या है समझना कि सर हैबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है आपके पास निकाय हो सकता है, यानी जो आप जिससे आपने गिरफ्तार किया है, जो यू मे हैव द बॉडी, सशरीर हाजिर करिए, सशरीर हाजिर करिए। क्यों? तो रीट किसी ऐसे व्यक्ति को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में लिया गया हो, चाहे वह जेल में हो या निजी हिरासत में हो, अदालत से पहले। और अगर उसे ऐसे हिरासत में अवैध पाया जाता है उसे तो रिहा किया जाता है, उसे रिहा किया जाता है। कौन जारी करेगा? तो ये कोर्ट जारी करती है ऑफिसर के खिलाफ। सर्वोच्च न्यायालय कानूनी, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। आर्टिकल 148, 123, 155, 143 क्या होगा? क्योंकि रीट का जो लेक्चर है, रीट का जो क्लास है, अगर आपको लगता है कि सर रीट हमें नहीं समझ में आया है तो जरा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कहना, वीडियो ऑफलाइन होने के बाद। तो एक दिन ना मैं रीट का जो लेक्चर लेकर आ जाऊंगा, रीट समझा दूंगा पूरा। आर्टिकल 143, तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय कानून, सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देता है। आर्टिकल नंबर 143। 148 क्या आपको पता है? 155 भी करता है तो बता देते हैं बच्चों क्या है। 143 की बात करेंगे, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 148 क्या है? तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। 123 क्या है? कि संसद के सत्र के दौरान अध्यादेश को लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति। तो सत्र के दौरान नहीं, अवकाश, यानी कहेंगे कि जब संसद का सत्र नहीं होगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश लाएगा और राज्यपाल की नियुक्ति होंगी 155 से। कौन नियुक्त करेगा? तो राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। देश का पहला कानून अधिकारी कौन है? क्वेश्चन नंबर 14। भारत के मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, कानून मंत्री या सॉलिसिटर जनरल। तो पहला कानून अधिकारी की बात करेंगे तो महान्यायवादी पहला कानून अधिकारी या पहला विधि अधिकारी होता है। दूसरा होगा सॉलिसिटर जनरल। तो सर भारत के अटॉर्नी जनरल भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्राथमिक वकील है। उसे सरकार की तरफ से अधिवक्ता भी कहा जाता है, क्योंकि अगर काम क्या है इनका ना कि ये भारत सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं भी अपना पक्ष रखेंगे, लोकसभा राज्यसभा में सरकार का पक्ष रखेंगे, बोलेंगे, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है। तो कहाँ वोट देने का अधिकार नहीं है? लोकसभा और राज्यसभा में किसी बात को लेकर अगर वोट होगा तो ये वोट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ना ये लोकसभा के सदस्य होते हैं, ना ही राज्यसभा के ये सदस्य होते हैं। गॉट इट? क्लियर है? उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 का 1 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर अपॉइंट किया जाता है, जो मैंने भी कहा। और राष्ट्रपति की प्रसन्नता के दौरान, खुशी के दौरान या प्रसाद पर्यंत के दौरान पद धारण किया जाता है। 15वें और वर्तमान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल हैं। तो सर प्रसन्नता का मतलब क्या हो गया कि इनका जो टेन्योर है फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के रहमो करम पर है। इनकी सैलरी फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति के रहमो करम पर है। ठीक है?
दिए गए विधानों में से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? बताइए। आसान सा सवाल है, केवल और केवल बड़ा सा किया गया ताकि आपको समझने में दिक्कत हो। तो दिए गए विधानों में से कौन सा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देता है? क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन 1993। 74वां है। तो ये 74वां ना, जैसे यहाँ पंचायत है ना बच्चों, यहां नगर पालिका हो जाएगा, यहां नगर पालिका हो जाएगा। तो मंडल आयोग का गठन निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान किया गया था? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, वीपी सिंह। मंडल आयोग की बात करें तो मोरारजी देसाई, याद करिए, मंडल कमीशन, 27% का जो रिजर्वेशन मिला है ना, आरक्षण मिला है ना ओबीसी को, यही साहब हैं जो भारत के सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री। लेकिन यही अगर राजीव गांधी की बात करें तो सबसे युवा प्रधानमंत्री। मोरारजी देसाई की बात करें बच्चों तो भारत में पहले गैर कांग्रेसी सरकार के प्रधानमंत्री, जिन्हें भारत रत्न पाकिस्तान, निशान पाकिस्तान भी मिला है। मंडल आयोग या सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग भारत के सामाजिक या शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए एक जनादेश के साथ प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के तहत जनता पार्टी सरकार द्वारा 1 जनवरी 1979 को भारत में स्थापित किया गया था। क्लियर है कब स्थापित किया गया, किसने बनाया? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति होगा कहा गया है? चलिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में भारत का राष्ट्रपति होगा? तो सर आर्टिकल नंबर 52 कहता है, आर्टिकल नंबर 52 कहता है कि राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि वो एग्जीक्यूटिव चीफ होंगे। 54 कहता है इलेक्शन। 55 कहता है इलेक्शन का तरीका। देखो यहां मैंने वही देख रहा था कि वो गया कहां है। कहता अनुच्छेद 52 में कहा गया भारत का राष्ट्रपति होगा। 53 में कहा गया संघ की कार्यकारी शक्ति होंगी। रियल एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो ये पीएम होगा, हमेशा याद रखना। राष्ट्रपति का चुनाव कौन भाग लेगा? तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन पार्टिसिपेट करेगा? इलेक्टेड मेंबर्स लोकसभा, यानी एमपी की बात कर दें, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का चुने गए प्रतिनिधि, नॉमिनेट यानी नामित प्रतिनिधि भाग नहीं लेते हैं, हमेशा याद रखना। 55 में और राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, कैसे होगा? अप्रत्यक्ष होगा। चलिए सर, कौन सा संशोधन अधिनियम सरकारी नौकरियों और शिक्षा में समान वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% आरक्षण प्रदान करता है? ईबीएस। तो क्या होगा बच्चों? ये होगा संविधान 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019। तो 98 की बात करेंगे तो ये कर्नाटक और हैदराबाद के लिए विशेष प्रावधान है। 100वां की बात करेंगे तो भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौता है। माली मठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो माली मठ रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली, कपड़ा क्षेत्र में सुधार, शेयर बाजार सुधार या न्यायिक विलंबता। क्या होगा ये? आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार। कौन सा अनुसंवैधानिक संशोधन 21 से 18 तक मतदान की आयु में संशोधन करता है? 61वां। 86वां की बात करेंगे तो ये क्या है? आरटी, राइट टू एजुकेशन। भैया ये था सेशन आपके, कैसा लगा सेशन आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कई बच्चे सोच रहे हैं सर आज रिकॉर्डेड क्लास है। देखो बच्चों ये रिकॉर्डेड है, ठीक है, मैं आपका कमेंट ले नहीं पाया, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्लास ना हो उससे बढ़िया कि आपको क्लास प्रोवाइड करा दिया जाए, ठीक है। कुछ कारण से मैं रिकॉर्ड कर दिया गया। चलिए तो मिलते हैं फिर से नए सेशन में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं कुछ नए सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।